हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, ब्रिटेन का और इटली का। उसके बाद जो हमारा लास्ट ये टॉपिक है ये है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म का आप सबको अब तक पता चल चुका है कि नेशनलिज्म होता है कि देश के प्रति प्यार की भावना जागृत होना, ठीक है, अपने देश को सबसे ऊपर समझना, ठीक है, उसकी जैसी फीलिंग लाना कि अपने देश में किस तरह से फ्रीडम आए और कैसे अपना देश आगे निकले। अब इम्पीरियलिज्म क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। एग्जाम्पल किसका समझना होगा? अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था, आपके एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 26 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century nationalism no longer retained in idealist liberal democratic sentiments on the first half of the सेंचुरी। वो कह रहे हैं कि जब 19th सेंचुरी के लास्ट के दौर में ऐसा नेशनलिज्म और ऐसी आइडियोलॉजी नहीं थी जो स्टार्टिंग में चली आ रही थी। यानी स्टार्टिंग में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी और थी और लास्ट तक आते आते नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे इम्पेरियलिज्म में चेंज होती जा रही थी। वो सब कैसे हो रहा था? इम्पेरियलिज्म होता क्या है? देखिए, सब अलग अलग किंगडम बन गए थे, सब अलग अलग छोटे छोटे राज्य यानी कि फ्री हो चुके थे इस टाइम पीरियड तक। अगर आपको याद हो तो ऑटोमन एम्पायर जो आज का टर्की है वो उस टाइम सारा का सारा लगभग ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। और ऑटोमन एम्पायर जब वीक होने लगा तो छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स बन गए, ठीक है, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया, ये सब छोटे छोटे ये भी अलग अलग स्टेट बन गए। तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने एरिया को बढ़ाने में इनका ध्यान जाने लगा कि किसी तरह भी स्ट्रगल करें, युद्ध करें और अपना जो एरिया है उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। और उसी फीलिंग को क्या बोलने लगे? इम्पेरियलिज्म। यानी कि अपना जो एरिया था, अपना जो किंगडम था उसको बढ़ाने के लिए हर टाइम युद्ध के लिए तैयार रहना ही इम्पेरियलिज्म था। अब वो मैं आपको एक मैप के थ्रू बताना चाहूँगी कैसे। ये देखिए, अगर आपको पता हो कि आज का जो टर्की है ये तो टर्की है, ठीक है, इसके साथ जो ये वाला सारा एरिया था, ये जो सारे कंट्रीज थे, इन सारे कंट्रीज को क्या कहा जाता है? इन सारे कंट्रीज को जो जैसे रोमानिया है, ठीक है, बुल्गारिया है, ठीक है, अच्छा, अल्बेरिया है, इस तरह इन सब कंट्रीज को क्या कहा जाता है? ये जो आया यूनान, मैसेडोनिया, बेस्निया, साइबेरिया, ठीक है, ये साइबेरिया, ये छोटे छोटे जो इतने सारे कंट्री आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे कंट्रीज को बाल्कन स्टेट कहा जाता था। बाल्कन स्टेट में 1871 में आप कह लो कि बहुत बुरी हालत हो गई थी। हर स्टेट एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहता था। क्यों रहता था तैयार वो एक दूसरे से लड़ने के लिए? क्योंकि उन्हें लगता था कि हम आपस में लड़कर एक, मान लो रोमानिया है वो साइबेरिया से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? ताकि थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए उसका एरिया, ठीक है। फिर ये बुल्गारिया से लड़ेंगे ताकि और एक्सटेंड हो जाए उनका एरिया। वही फीलिंग फिर से वही सब होने लग गया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि क्योंकि बाल्कन स्टेट का किसको कहा जाने लगा? जो ऑटोमन एम्पायर से अलग हुए थे, सारे सेपरेट हो गए थे, इंडिविजुअल जो स्टेट्स बन गए थे, इंडिविजुअल जो अलग से एक एक एथनिक ग्रुप अलग हो गया और उन्होंने अपना अपना अलग से राज्य बना लिया। वो थे सारे बाल्कन ग्रुप्स, ठीक है, बाल्कन स्टेट्स। अब बाल्कन स्टेट्स में क्या था कि ज़्यादातर जो सिटीजन्स थे वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और टर्की में ज़्यादातर जो हेड कर रहे थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे, वो मुस्लिम थे। तो इसीलिए जो बाल्कन स्टेट था वो टर्किश, या आप ये कह लो कि ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहता था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ हमारे हमारे धर्म के लोग नहीं हैं, ठीक है। तो इस धीरे धीरे वो सब क्या हुआ, वो अलग हुए और वो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स बन गए। अब उनको कह जाने लगा बाल्कन स्टेट, ठीक है। अब बाल्कन स्टेट क्या करने लगे? आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ने लगे, कारण क्या था? ताकि वो अपना एम्पायर जो था उसको और ज़्यादा बढ़ा सके, ठीक है। धीरे धीरे जब वो आपस में लड़ने लगे, लड़ते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे आपको पता है, दो छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा उसके बीच में एंट्री करता है
तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बड़ा जिसकी साइड जाएगा उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि बाल्कन स्टेट्स जब आपस में लड़ रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब बड़ी यूरोपियन पावर जो आप कह दो, बड़ी यूरोपियन पावर जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जो अब हंगरी है और ऑस्ट्रिया है, पहले ये इकट्ठा होता था तो इसे ऑस्ट्रो हंगरी कहा जाता था, तो ये रहा हंगरी। ठीक है, तो ऑस्ट्रो हंगरी जो एरिया था वो भी अब सब क्या करने लगे, बाल्कन स्टेट्स को हेल्प करने लगे। जैसे हंगरी ने हेल्प की साइबेरिया की, मतलब जो जिसके नियर अबाउट पड़ रहा था ना वो उसकी हेल्प कर रहा था। इधर से रोमेनिया की हेल्प की, इधर से इसने। ठीक है, तो जो जिसके नज़दीक पड़ रहा था वो उसकी हेल्प करता ताकि वो दूसरे को अपने कंट्रोल में लेता। ठीक है, इस तरह से क्या होने लगा, जब छोटे छोटों के बीच में बड़े बड़ी पावर आने लगी। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्थिति थी वो यहीं से पैदा हुई थी। आप कह सकते हो कि इम्पेरियलिज्म की भावना के बढ़ते हुए, इम्पेरियलिज्म की फीलिंग्स के बढ़ते हुए ही छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनकी हेल्प बड़े पावरफुल जो कंट्रीज थे वो करने लगे। और धीरे धीरे अब इधर से कोई आ रहा है इनकी हेल्प कर रहा है, इधर से कोई आ रहा है इनकी हेल्प कर रहा है, तो हो क्या रहा है, आपस में इनके बीच में भी तो लड़ाई चली रही थी, पर ये जो पीछे बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी उनकी भी आपस में लड़ाई होने लगी। ठीक है, और मेन जो कॉज बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि जो ड्यूक्स थे उनको गोली मार दी गई थी इस तरह के स्ट्रगल में, और ड्यूक्स को गोली लगना क्योंकि फ्रांस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उनके बीच में भी लड़ाई हुई। ठीक है, हुआ क्या 1914 में जो बाल्कन स्टेट थे वो सब अपना पावर चाह रहे थे, अपनी अपनी सेपरेट पावर चाह रहे थे। बाल्कन स्टेट्स ये सब अपनी अपनी सेपरेट पावर चाह रहे थे, ये छोटे छोटे एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे थे। ठीक है, और बड़ी जो कंट्रीज थी वो इनकी हेल्प कर रही थी अपनी अपनी तरफ से, कि कोई किसी के अंडर था, कोई किसी का मित्र बन गया, कोई किसी का दोस्त बन गया, और इस तरह से जो टर्की था वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, और टर्की तो लगभग ख़त्म ही था उस टाइम पे, क्योंकि टर्किश सारा का सारा ये सारा एम्पायर ऑटोमन एम्पायर था। अब टर्की अलग हो गया था और ये सब अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो जब एक दूसरे की मदद करने लगे तो इस तरह से आपस में सारे देश लड़ने लगे, और 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, अब उस टाइम पे उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था ना कि दूसरा वर्ल्ड वार भी होगा, उस टाइम तो सिर्फ वर्ल्ड वार ही कहने लगे। तो ये पहली ऐसी घटना बता सकते हो जिससे सारे देश आपस में लड़ने लगे। और मेन कॉज क्या था इसका? इंपीरियलिज्म था। इंपीरियलिज्म क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, कि अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए या अपनी डोमिनेंसी दिखाने के लिए, दूसरों पर पावर दिखाने के लिए जब हम उनको कंट्रोल करते हैं तो उसे कह दिया जाता है इंपीरियलिज्म। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, एक और फॉर्म आई जो मैं बता रही हूँ, आपको भी बताती हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा, एंटी इंपीरियलिज्म। अब एंटी इंपीरियलिज्म क्या था? द एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे आर स्ट्रगल्ड और टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। एंटी इंपीरियलिज्म क्या था? देखो, इंपीरियलिज्म होता है कि अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए डोमिनेंट होना किसी दूसरे पे। अब क्योंकि उस टाइम पीरियड में 1914 में बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ज़्यादातर जगह पे अपना राज कर रही थी। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक दूसरे के कंट्रोल में ज़्यादा थे। इंडिया भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि ऐसी फीलिंग आने लगी लोगों के बीच में, हमारे जैसों के बीच में भी, ठीक है, कि हमें भी अपना अलग से नेशन स्टेट बनाना चाहिए और इंपीरियलिज्म की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो अलग आपका स्टेट बन गया, आपका कंट्री बन गया, उसकी जो बाउंड्री, आप वहाँ तक अपना रहिए, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए, अपने देश की तरक्की कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे स्टेट पे या दूसरे कंट्री पे जाकर डोमिनेंट हो जाइए, उसकी पावर, उसके ऊपर हमला कीजिए, ये सब नहीं था। तो जो जहाँ पे कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि आप ये कह सकते हो जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, वहाँ के लोगों के बीच में ये फीलिंग आ रखी थी, एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था एक तरह से। वो लोग चाह रहे थे कि हमें भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाया जाए, हम भी आज़ाद हों।
ठीक है, और उसके बाद एंटी इंपीरियल की फीलिंग रहे। मतलब ऐसा ना हो ना कि कल को हम आज़ाद हो गए और कल को ये फिर अपनी पावर डोमिनेंट दिखाने के लिए हमारे ऊपर हमला कर दें और हमें फिर से अपने कंट्रोल में कर ले। ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग जो थी उसे एंटी इंपीरियल फीलिंग बोला जाने लगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान भी देंगे तो 1914 के बाद यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट नेशन बने थे। इंडिया में भी 1914 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही मूवमेंट जो है बहुत तेज़ी से चले थे और फिर जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म की फीलिंग का समझ आ गया होगा। नेशनलिज्म अपने देश के प्रति प्यार करना, अपने देश की इज्जत करना, उसके प्रति मरने मिटने को तैयार रहना। लेकिन इम्पीरियलिज्म क्या होता है, अपने देश को बढ़ाने के लिए, उसकी डोमिनेंसी दिखाने के लिए किसी दूसरे वीकर सेक्शन को कह लो या किसी दूसरे कंट्री को जो है वो अपने कंट्रोल में करना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये हमारा ख़त्म हो गया है। कई बार ऐसा आ भी जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण क्या था, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण क्या था। कि ये जो बाल्कन स्टेट्स थी ये आपस में लड़ने लग गई थी और जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ थी वो इनकी हेल्प करने लग गई थी। ठीक है, और इसीलिए आपस में पावरफुल कंट्रीज़ की भी क्या होने लगी, फाइट होने लगी। और इससे इस तरह धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये फाइट बड़े लेवल पे चली गई और फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक कारण ये भी था। ओके, आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे पास फ़ोन कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।